नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्थशास्त्र सरल और संपूर्ण में। दोस्तों, आज कुछ और नए बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच क्या अंतर है इसको समझेंगे। और अंत में अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना। ये समस्याएं कुछ योजनाबद्ध आर्थिक क्रियाओं से ठीक की जाती हैं, या कहें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप कुछ योजनाओं द्वारा संपन्न होते हैं। इन योजनाओं को बनाने और लागू करने का निर्णय या तो सरकार खुद करती है, या बाजार की स्थिति के हिसाब से सब कुछ बाजार की गतिविधियों पर छोड़ देती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पर सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और कुछ जगहों पर बाजार को स्वतंत्र रूप से वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान करने की छूट दे देती है। तो दोस्तों, चलिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक योजनाओं का निर्माण सरकार द्वारा या फिर सत्ता द्वारा किया जाता है। वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय किस तरह होगा, यह सरकार ही तय करेगी। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। दोस्तों, बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। आज के समय में बाजार लोगों के मोबाइल में तक आ गया है। लोग इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं का क्रय और विक्रय कर ले रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन से लेकर उपभोग तक सभी योजनाएं और तमाम निर्णय बाजार की मांग और उसकी हालत के हिसाब से लिए जाते हैं। इन दोनों के अलावा हम एक अर्थव्यवस्था और देखते हैं जहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेती है और आर्थिक क्रियाकलाप बाजार द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण देखा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति की। यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र को विज्ञान कहें या फिर कला कहें। दोस्तों, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। कैसे, इसे भी जानते हैं। विज्ञान किसी भी विषय का एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिसमें कारण व परिणाम दोनों विद्यमान रहते हैं। अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम दोनों विद्यमान हैं। अर्थशास्त्र में मांग का नियम इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर कीमत के बढ़ने के कारण परिणाम यह होता है कि मांग कम होती है। तो यहाँ पर कारण और परिणाम दोनों देखे जा सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब कला के बारे में देखें तो कला वह है जो किसी कार्य को करने का एक सही तरीका बताता है। उसे कैसे व्यवहार में लाया जाए, उसे किस तरीके से सही ढंग से किया जाए, यही कला है। जब देश में बजट पेश होता है या कोई और आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक कला भी है। दोस्तों, हम अर्थशास्त्र को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। आइए इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन या फिर किसी एक फर्म या कंपनी का अध्ययन। एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं रहती हैं या वह किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, इसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में होता है। इसके अलावा एक कंपनी जो किसी वस्तु की पूर्ति करती है या बेचती है, वह किन किन चीज़ों का सामना करती है, यह सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका अध्ययन करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक उपभोक्ता या विक्रेता की बात नहीं करते हैं,
बल्कि उस अर्थव्यवस्था या उस देश के संपूर्ण उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बारे में अध्ययन करते हैं। देश की कुल आय, रोजगार और विस्तृत आर्थिक क्रियाओं को जानने और समझने का कार्य समष्टि अर्थशास्त्र का है। आइए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की। अर्थशास्त्र के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन संबंधी परिभाषा की। इस तरह की परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों ने धन को प्रधानता दी है। इनमें प्रमुख है एडम स्मिथ। वे कहते हैं अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। इसी तरह जेबी से भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन की विवेचना करता है। तो दोस्तों ये दोनों अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन का विषय मानते हैं। दूसरी तरह की परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा। इस वर्ग में धन की अपेक्षा मानव कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया गया है। कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रमुख समर्थक हैं मार्शल। वे कहते हैं धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। धन सिर्फ एक साधन मात्र है। इसीलिए ये अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान न मानकर मानव कल्याण का विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को एक अलग तरीके से परिभाषित करती हैं। उनका मानना है कि मनुष्य अपने दुर्लभ संसाधनों का किस तरह प्रयोग करता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें कमेंट करके बताएं। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।